हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं स्वाति, आपकी बायोलॉजी मेंटोर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन की। पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो कि हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर से इसका एक टॉपिक है बेटा, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। और ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट का मैं बोलूँगी कि ये फेवरेट टॉपिक है। हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं नीट 2025 की बात करती हूँ तो इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए बेटा। और अगर मैं इस टोटल पूरे चैप्टर की बात करती हूँ तो पूरे चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए, जिसमें से 2 क्वेश्चन हमारे पॉपुलेशन इंटरेक्शन से थे। ठीक है, तो अब आप इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस तो समझ ही गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है ना, और इंपॉर्टेंट के साथ में टॉपिक इजी भी है और बच्चों को ये इंटरेस्टिंग भी लगता है। ठीक है ना, तो बेटा और दूसरी चीज, यहाँ पर हम एनसीईआरटी से इसको कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हम कवर करेंगे। एनसीईआरटी से क्यों पढ़ रहे हैं, क्या फायदा है एनसीईआरटी पढ़ने का। देखो बेटा, एनसीईआरटी हमें क्लास में टीचर्स नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं, कंसेप्ट समझा देते हैं। ठीक है ना, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो रीडिंग होती है एनसीईआरटी की वो रह जाती है। ठीक है ना, जो बच्चों को खुद करनी होती है। लेकिन जब हम एनसीईआरटी पढ़ने बैठते हैं तो उस एनसीईआरटी के अंदर हमें कई सारे वर्ड्स ऐसे मिलते हैं जो हमें समझ में नहीं आती। कई सारी एनसीईआरटी की लाइन ऐसी होती है जो हमें नहीं पता चलता कि ये क्या बोलना चाह रही है। ठीक है ना, और एनसीईआरटी आपको पता है कि हमारे नीट एग्जाम के लिए तो बिल्कुल बाइबल की तरह है। तो हमें एनसीईआरटी की ईच एंड एवरी लाइन हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि कैन यू थिंक ऑफ एनी नेचुरल हैबिटेट ऑन अर्थ दैट इज इनहैबिटेड जस्ट बाय सिंगल स्पीशीज। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या आप ऐसा सोचते हो कि कोई एक अर्थ के ऊपर कोई ऐसा हैबिटेट हो सकता है जहां पर केवल सिंगल स्पीशीज, ऐसी कोई हैबिटेट नहीं है जहां पर केवल सिंगल स्पीशीज रहती हो। ठीक है ना, अगर कोई स्पीशीज किसी हैबिटेट में रहती है तो उसके लिए उसके जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो कम से कम वहाँ पे एक और कोई स्पीशीज होनी चाहिए जिसके ऊपर वो फीड करती हो, तब पॉसिबल है। ठीक है ना, देखो अगर मैं प्लांट की बात करती हूँ, देखो बेटा प्लांट भी अपना खाना खुद बना, हमें पता है कि प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रोफिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन ये भी अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्यों नहीं कर सकते, देखो प्लांट को क्या चाहिए, इनऑर्गेनिक मैटर चाहिए, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट चाहिए प्लांट को, जो ये एब्जॉर्ब करते हैं सोइल से। ठीक है ना, और सोइल के अंदर होते हैं बहुत सारे माइक्रोब्स जो कि ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट कर देते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में, उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं, ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन कर देते हैं माइक्रोब्स, और उस ऑर्गेनिक मैटर को जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है ना, चलो ये भी देखा जाए। इसके अलावा बात आ जाओ पॉलिनेशन पे बेटा। ठीक है ना, अगर हम पॉलिनेशन की बात करते हैं तो क्या पॉसिबल है विदाउट एनिमल एजेंट प्लांट कैसे पॉलिनेशन करेंगे। ठीक है ना, तो अब मतलब समझ में आ रहा है, इट इज ऑब्वियस दैट इन नेचर एनिमल प्लांट्स एंड माइक्रोब्स डू नॉट एंड कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन बट इंटरेक्ट इन वेरियस वेज टू फॉर्म अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। अकेले तो रह ही नहीं सकते, और जब साथ में रहते हैं तो बहुत सारे वे से, डिफरेंट वे से वो एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं अपनी बायोलॉजिकल कम्युनिटी के अंदर। ठीक है ना, अगर मैं बात करती हूँ इवन मिनिमल कम्युनिटीज जहाँ पर नंबर ऑफ स्पीशीज काफी कम हो। ठीक है ना, जहाँ पर नंबर ऑफ स्पीशीज बहुत कम होते हैं, अब उनमें हमें इंटरेक्शन एज इट इज उतना अच्छे से दिखाई नहीं देता, लेकिन वहां पर भी उनके बीच में इंटरेक्शन एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, उनके बीच में इंटरेक्शन एग्जिस्ट करता है, हालांकि वो हमें उतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन अराइज फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू स्पीशीज। अब यहाँ पे बोला है इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। इन टर्म्स का थोड़ा ध्यान रखना बेटा। जब इंटरस्पेसिफिक, बायोलॉजी के अंदर खासकर जब इंटर वर्ड यूज होता है तो मतलब दो डिफरेंट स्पीशीज के बारे में बात हो रही है, उनके बीच में रिलेशन की बात हो रही है। और अगर इंट्रास्पेसिफिक कहीं पर आ जाए तो एक ही स्पीशीज के जो मेंबर है उनके बीच में इंटरेक्शन की बात हो रही है। ठीक है ना, तो ये चीज आपने याद रखनी है। इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन अराइज फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज, दे शुड बी बेनिफिशियल। अब दो स्पीशीज के बीच में जो इंटरेक्शन है वो कैसा हो सकता है बेटा, वो बेनिफिशियल हो सकता है, यानी कि हमारे मतलब दोनों स्पीशीज के लिए अच्छा रहे। डेट्रीमेंटल यानी कि हार्मफुल भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, ना तो उन्हें कोई हार्म हो रहा है ना ही उनसे कोई बेनिफिट हो रहा है। ठीक है ना, अब इनके लिए कुछ साइन यूज करती है एनसीईआरटी, जैसे कि अगर प्लस साइन है तो मतलब बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिशियल इंटरेक्शन है। अगर माइनस साइन है तो डेट्रीमेंटल इंटरेक्शन है, यानी कि हार्मफुल इंटरेक्शन है। और अगर जीरो है तो मतलब कि न्यूट्रल इंटरेक्शन है, वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना कोई हार्म हो रही है उस स्पीशीज को, ना ही कोई बेनिफिट हो रहा है। ठीक है ना, अब इन इंटरेक्शंस को हम एक बार बेटा इस चार्ट की हेल्प से देख लेते हैं, इस टेबल की हेल्प से देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है ये टेबल। ठीक है ना, और इसके बिहाफ पे हमने अलग अलग नाम दिए हैं इंटरेक्शंस को। ठीक है ना, ये नेम ऑफ इंटरेक्शंस हैं कि किस तरीके के हमें इंटरेक्शंस दो स्पीशीज में देखने को मिल रहे हैं और उनके लिए हम क्या नाम यूज कर रहे हैं। देखो अगर दोनों स्पीशीज को फायदा हो रहा है, क्योंकि प्लस साइन किसके लिए था, बेनिफिशियल इंटरेक्शन था ये प्लस साइन। ठीक है ना, अगर दोनों स्पीशीज को फायदा हो रहा है तो म्यूचुअलिज्म है। ठीक है ना, म्यूचुअलिज्म किन में देखने को मिलता है, जैसे प्लांट्स और प्लांट्स में पॉलिनेशन और हनी बी जो पॉलिनेटर एजेंट्स हैं उनके बीच में क्या है, दोनों को फायदा हो रहा है तो म्यूचुअलिज्म। ठीक है ना, उन दोनों के बीच में हम बोलेंगे नेम ऑफ इंटरेक्शन क्या है, म्यूचुअलिज्म है। जब दोनों को नुकसान हो रहा है, दोनों स्पीशीज को नुकसान होता है, हार्मफुल है उनके लिए, दोनों के लिए, तो वहां पर क्या चल रहा है, वहां पर चल रहा है कॉम्पिटिशन। ठीक है, जैसे कि एक पर्टिकुलर हम समझ सकते हैं कि कोई एक घास का मैदान है। ठीक है ना, और उस घास के मैदान में काऊ भी है और गोट भी है। ठीक है ना, और दोनों वहां पर ब्राउजिंग कर रही हैं ग्रास को, तो उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है बेटा, उन दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है उस टाइम पे। ठीक है ना, तो दोनों को नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद में अब हम बात करते हैं प्रीडेशन की। प्रीडेशन और पैरासिटिज्म दोनों लगभग एक जैसे हैं, इसमें एक को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है। अगर मैं प्रीडेशन की बात करती हूँ, प्रीडेशन में प्रे को फायदा होता है, सॉरी प्रीडेशन में प्रीडेटर को
ठीक है ना। प्रीडेशन में बेटा प्रीडेटर को फायदा होता है, ठीक है, और प्रे को नुकसान होता है, ठीक है ना, क्योंकि प्रे की तो डेथ होने वाली है, क्योंकि प्रीडेटर का प्रे तो फूड है यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरीके से पैरासिटिज्म में क्या होता है, पैरासिटिज्म में जानते हैं कि एक पैरासाइट होता है और दूसरा होस्ट होता है। यहाँ पे होस्ट को नुकसान होता है क्योंकि होस्ट से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है पैरासाइट, ठीक है। तो एक को फायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है। अब बात करते हैं कमेंसलिज्म की और अमेंसलिज्म की। यहाँ पर क्या है, जब कमेंसलिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पर होता है एक को फायदा और दूसरे को ना तो फायदा होता है और ना ही नुकसान होता है, ठीक है ना। और अमेंसलिज्म की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक स्पीशीज को नुकसान होता है और दूसरी को ना तो फायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है, ठीक है। लेकिन बच्चे से बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कमेंसलिज्म में फायदा हो रहा है या अमेंसलिज्म में फायदा हो रहा है। तो इसको याद रखने की एक ट्रिक है, C फॉर कमेंसलिज्म और C फॉर कंफर्ट, ठीक है ना। C फॉर अमेंसलिज्म और C फॉर कंफर्ट। कंफर्ट मतलब कि हमारे लिए आरामदायक कुछ चीजें हैं, हमारे लिए अच्छा है, ठीक है ना, तो आप याद रख सकते हो, मतलब पॉजिटिव साइन। A फॉर अमेंसलिज्म, A फॉर अगेंस्ट, यानी कि हमारे फेवर में नहीं है, ये हमारे अगेंस्ट है, यानी कि माइनस साइन। कुछ इस तरीके से बेटा आप याद रख सकते हो, मतलब मैं ऐसे याद रख लेती हूँ तो आप भी याद रख सकते हो ऐसे इस तरीके से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो इस पैरा में सिर्फ ये थोड़ा एलाबोरेट ही किया है, बताया जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। बोथ द स्पीशीज बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म एंड बोथ लॉस इन कंपटीशन इन देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर। इन पैरासिटिज्म एंड प्रीडेशन ओनली वन स्पीशीज बेनिफिट्स, पैरासाइट्स एंड प्रीडेटर रेस्पेक्टिवली। बिल्कुल पैरासिटिज्म में और प्रीडेशन, पैरासिटिज्म और प्रीडेशन में बेटा या तो पैरासाइट को फायदा होता है और प्रीडेटर को फायदा होता है, ठीक है। और इसी तरीके से लॉस किसको होता है, होस्ट को हार्म लॉस होता है और प्रे को, ठीक है। उसके बाद में द इंटरेक्शन वेयर वन स्पीशीज इज बेनिफिट एंड अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म इज कॉल्ड commensalism. In commensalism, on the other hand, one species is harmed whereas the other is unaffected. अब देखो, अब ये लाइन बोलती है predation, parasitism and commensalism share a common characteristics. क्या? The interacting species live closely together. मतलब ये जो इन तीनों की जो स्पीशीज है ना बेटा, वो हमेशा हमें क्या मिलेगी, आसपास मिलेंगी, वो एक दूसरे के आसपास ही रहते हुए मिलेंगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है ना, तो ये दोनों एक दूसरे के आसपास ही मिलेंगे। प्रीडेशन, पैरासिटिज्म और कमेंसलिज्म वाली जो कम्युनिटी होगी, जो स्पीशीज होंगी, वो हमें क्लोजली टुगेदर, मतलब लाइव ये एक दूसरे के क्लोज मिलेंगे हमें स्पीशीज, एक दूसरे के आसपास ही ये स्पीशीज हमें देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अब एक एक करके अच्छे से इनको समझ लेते हैं बेटा, ठीक है। देखो सबसे पहला है हमारा प्रीडेशन। देखो सबसे पहले है प्रीडेशन। Predation, what would happen to all the energy fixed by autotrophic organism if the community has no animals to eat the plants? सोचो क्या होगा अगर, देखो जो ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है वो उनके पास पूरी एनर्जी होती है, ठीक है ना, मतलब उन्होंने जो सारी की सारी एनर्जी जो फिक्स कर रखी है वो ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म के अंदर है, ठीक है ना, और वो एनर्जी बेटा फिर ट्रांसफर होती जाती है, ठीक है ना। ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म मतलब कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, और यहाँ से जो एनर्जी है फिर वो ट्रांसफर होती है हर्बीवोर्स से फिर कार्निवोर्स में जाती है, कार्निवोर्स से फिर टॉप कार्निवोर्स में जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है ना, यहाँ पर जितनी है तो उसका 10% अगले ट्रॉफिक लेवल में जाती है, फिर उसका 10% उससे अगले ट्रॉफिक लेवल में जाती है। इसलिए हमारे पास 4-5 ट्रॉफिक लेवल ही होते हैं, वहां तक टॉप जो ट्रॉफिक लेवल होता है वहां तक जाते जाते एनर्जी काफी मिनिमम हो जाती है, ठीक है ना। तो अब इसने यही बोला है, व्हाट वुड हैपन टू ऑल द एनर्जी फिक्स्ड बाय ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म ने पूरी एनर्जी को फिक्स कर लिया है, लेकिन वहां पर कोई भी एनिमल नहीं है खाने के लिए, प्लांट्स को खाने के लिए वहां पर कोई भी कम्युनिटी नहीं है एनिमल की, तो वो एनर्जी का क्या होगा जो ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म ने फिक्स किया है, ठीक है ना। यू कैन थिंक ऑफ प्रीडेशन। अब आप सोच सकते हो कि जो प्रीडेशन है वो एक नेचर्स वे है, क्या, ट्रांसफरिंग टू हायर ट्रॉफिक लेवल द एनर्जी फिक्स्ड बाय प्लांट, यानी कि जो प्रीडेशन है वो जो ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म ने जो एनर्जी को फिक्स किया है उसको ट्रांसफर करने का एक नेचुरल वे है, ठीक है ना। यहाँ से टॉप कार्निवोर्स तक, मतलब हर्बीवोर्स आएंगे, कार्निवोर्स आएंगे, टॉप कार्निवोर्स आएंगे, ठीक है ना, वो एक नेचुरल वे है एनर्जी को ट्रांसफर करने का, ठीक है। व्हेन वी थिंक ऑफ प्रीडेटर्स एंड प्रे, मोस्ट प्रोबेबली जब भी मतलब हम प्रीडेटर और प्रे के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है, अच्छा टाइगर और डियर, बिल्कुल टाइगर डियर को खाता है, ठीक है ना, एकदम से ही माइंड में आता है। क्या कभी ऐसा भी आता है कि जो स्पैरो है वो सीड्स खा रही है, कभी सोचते हो कि स्पैरो सीड खा रही है, ये भी तो प्रीडेटर और प्रे की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे माइंड में नहीं आता क्योंकि हमें लगता है यहाँ पे तो कुछ हार्म हो ही नहीं रहा है, ठीक है। ऑल्दो एनिमल्स ईटिंग प्लांट्स आर कैटेगराइज्ड सेपरेटली एज हर्बीवोर्स, एनिमल्स को तो हमने एक अलग कैटेगरी में रख दिया हर्बीवोर्स में, ठीक है ना, जो प्लांट्स को खा रहे हैं। तो क्या यहाँ पर प्रीडेटर और प्रे वाला सीन नहीं है, मतलब अगर आप बेटा ब्रॉडली इस चीज को देखो तो मतलब यहाँ ये भी पूरा हमें यही देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज के ऊपर डिपेंड है, दूसरी कम्युनिटी के ऊपर, दूसरे स्पीशीज के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना कहीं किसी ना किसी तरीके से। तो अगर हम देखें हर्बीवोर्स भी इकोलॉजिकली कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो जो हर्बीवोर्स हैं वो भी
हर्बीवोर्स दे आर ब्रॉड इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रीडेटर्स। मतलब अगर हम हर्बीवोर्स को भी देखें इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट में, अगर हम हर्बीवोर्स को भी देखें तो वो भी हमें कोई ज्यादा डिफरेंट नजर नहीं आएंगे प्रीडेटर्स से, ठीक है ना, क्योंकि हम भी तो प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं, ठीक है। देखो बेटा, अब नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। नेक्स्ट पैरा में क्या है, बिसाइड्स एक्टिंग एज कंडक्ट फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल। मैंने अभी बता दिया है कि जो एनर्जी को जो प्रेडेटर्स हैं वो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, ठीक है ना। प्रेडेटर प्ले अदर इंपॉर्टेंट रोल, इसके अलावा भी, लेकिन इस एनर्जी को ट्रांसफर करने के अलावा भी जो प्रेडेटर्स हैं उनका और भी कुछ इंपॉर्टेंट रोल है एनवायरमेंट में, ठीक है ना। जैसे कि दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, क्या रखते हैं वो, प्रे की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखते हैं। बट फॉर प्रेडेटर्स प्रे स्पीशीज कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज एंड कॉज इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी, ठीक है ना। जो प्रे की पॉपुलेशन है वो क्या करती है कि वो अपनी पॉपुलेशन डेंसिटी को काफी बढ़ा लेती है, ठीक है ना। और अगर उसकी पॉपुलेशन की डेंसिटी अगर उसकी ज्यादा हो जाएगी कहीं ना कहीं वो हमारे इकोसिस्टम को क्या करेगी, इंस्टेबल कर देगी, ठीक है ना। जैसे कि व्हेन सर्टेन कुछ एक्सोटिक स्पीशीज जो हमारी नेटिव स्पीशीज नहीं है बाहर से इंट्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है ना। एक्सोटिक स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ जियोग्राफिकल एरिया, दे बिकम इन्वेसिव एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्ट बिकॉज द इन्वेडेड लैंड डज नॉट हैव इट्स नेचुरल प्रीडेटर। मतलब कि जो भी एक्सोटिक स्पीशीज होती है वो कहीं बाहर से आई है तो उसका नेचुरल प्रीडेटर हमारे पास नहीं है, तो क्या होगा कि वो बहुत ही फास्टली ग्रो कर जाती है, ठीक है ना। जैसे कि इसका एग्जांपल है प्रिकली पियर कैक्टस जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था बेटा 1920s में, ठीक है ना। और इसने बहुत ही कम टाइम में मिलियंस ऑफ हेक्टेयर को कवर कर लिया था, ठीक है, और कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो फाइनली क्या करना पड़ा था, जो इस कैक्टस को फीडिंग करने वाला प्रेडेटर था, एक मोथ होता है, उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से लेके ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तब जाके इससे प्रिकली पियर कैक्टस को कंट्रोल किया गया था, ठीक है ना। अब इस मेथड का हम यूज किसमें कर सकते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स। मतलब कि हम एग्रीकल्चर के अंदर जब हमें पेस्ट को कंट्रोल करना होता है तो वहां पर भी हम एक इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड इसको हम बोलते हैं। कि हम किसी भी पेस्ट को अगर हमें कंट्रोल करना है तो उसके प्रेडेटर को हम वहां पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे वो पेस्ट ऑटोमेटिकली वहां पे कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है ना, वो रेगुलेट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में प्रेडेटर आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी। उसके बाद में क्या बोला, इन कम्युनिटी के अंदर जो प्रेडेटर्स हैं वो क्या करते हैं, स्पीशीज की डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करके रखते हैं। मतलब डिफरेंट स्पीशीज वहां पर बनी रहे, इस चीज को भी प्रेडेटर कंट्रोल कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है ना। कैसे, बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन। कैसे बेटा, उनके बीच में जो कंपटीशन की इंटेंसिटी है उसको कम करके, कंपटीशन की इंटेंसिटी को कम करके वो स्पीशीज की डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज में, इन रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, यहाँ पर एक स्टारफिश डिजास्टर है, ठीक है ना, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्रेडेटर है, ठीक है ना। लेकिन एक फील्ड में एक्सपेरिमेंट किया गया कि जो इकोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या किया, जो स्टारफिश थी ये स्टारफिश डिजास्टर, इसको ना एक एनक्लोज्ड इंटरटाइडल एरिया से क्या कर दिया हमने, इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। और इसको रिमूव करने के बाद में हमने देखा कि एक साल के अंदर ही विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर ही वहां पर 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स बेटा एक्सटिंक्ट हो गए। देखो मतलब कि जैसे ही हमने स्टारफिश डिजास्टर को वहां से रिमूव किया तो एक साल के अंदर ही 10 से ज्यादा इनवर्टिब्रेट एक्सटिंक्ट हो गए, क्योंकि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हो गया वहां पर, ठीक है ना। वहां पर कैसा क्या हो गया बेटा, बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, उनके बीच में इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है ना। जब तक प्रेडेटर स्टारफिश प्रेडेटर वहां पर प्रेजेंट थी तो वो उनके लिए वो जो दूसरी स्पीशीज थी वो प्रे का काम कर रही थी, तो किसी ना किसी तरीके से उन स्पीशीज का नंबर वहां पर कम था। लेकिन जैसे वो प्रेडेटर वहां से हटाया गया तो उन स्पीशीज का नंबर हाई रहा होगा, और जैसे जैसे स्पीशीज का नंबर हाई होता गया तो वहां पे जो बाकी स्पीशीज थी वो एक्सटिंक्ट होने लगी, ठीक है। बात समझ में आई किस तरीके से काम कर रहा है बेटा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पैरा में देखते हैं, इफ अ प्रेडेटर इज टू एफिशिएंट। इसके बाद में क्या हो सकता है, अगर प्रेडेटर हमारा बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, वो प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट कर देगा, ठीक है ना, प्रे के नंबर को बड़ी जल्दी खत्म कर देगा। इससे क्या होगा कि जो हमारे प्रे होंगे वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रे ही एक्सटिंक्ट होंगे, जब धीरे धीरे प्रे एक्सटिंक्ट होंगे तो अब प्रेडेटर का खाना भी तो खत्म हो जाएगा ना धीरे धीरे, तो फिर प्रेडेटर के लिए वहाँ पे फूड की भी कमी हो जाएगी, तो इसकी वजह से धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद वहाँ पे प्रेडेटर भी एक्सटिंक्ट होने लगेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज द रीजन व्हाई प्रेडेटर इन नेचर इज प्रूडेंट। इसीलिए जो प्रेडेटर्स होते हैं वो बड़े वाइजली एक्ट करते हैं नेचर के अंदर, ठीक है। प्रे स्पीशीज आल्सो, उसके अलावा प्रे स्पीशीज भी अपने अंदर काफी सारे डिफेंस मैकेनिज्म को इवोल्व करती हैं, ठीक है ना। जैसे कि कुछ यहाँ पे हम देखते हैं,
सम स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग, अगर हम कुछ इंसेक्ट्स और फ्रॉग की स्पीशीज की बात करें, आर क्रिप्टिकली कलर्ड, कैमोफ्लेज प्रॉपर्टी आ जाती है इनमें, ठीक है ना। ओवर द टाइम ऑफ इवोल्यूशन इन्होंने अपने अंदर कैमोफ्लेज्ड मैकेनिज्म को लेके आए। कैमोफ्लेज मतलब देखो यहाँ पे बेटा समझ में आ रहा है, ये नीचे लीफ है, लीफ के ऊपर एक इंसेक्ट है, लेकिन हमें क्या लग रहा है कि लीफ ही है, तो प्रीडेटर को ना समझ में नहीं आता कि ये इंसेक्ट है या लीफ है, इसी तरीके से। और कुछ तुमने देखा होगा जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग जिस एरिया में, सपोज करो जैसे यहाँ का ब्राउन ब्राउन सी शेड है, ठीक है ना, ये हमें ब्राउन शेड दिख रही है, अगर यहाँ पे फ्रॉग बैठा हुआ है, सपोज करो, अभी है तो नहीं लेकिन हम मान लेते हैं, तो वो अपने जो कलर को है ना, कलर को चेंज कर लेगा और इसी के जैसा अपना कलर मेंटेन कर लेगा, ठीक है ना। तो प्रेडेटर को समझ में नहीं आता, उस जिस एनवायरनमेंट में है उसी के जैसे हो जाते हैं प्रे, ठीक है ना। इसी को हम कैमोफ्लेज्ड बोलते हैं और प्रे उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते इजीली, ठीक है। सम आर पॉइजनस, उसके अलावा कैमोफ्लेज्ड प्रॉपर्टी के अलावा, कैमोफ्लेज्ड जो प्रोसेस है इसके अलावा और भी कुछ मेथड्स इन्होंने अपने डिफेंस के डेवलप किए प्रे के अंदर। जैसे कि अगर मैं बात करूं मोनार्क बटरफ्लाई, मोनार्क बटरफ्लाई ने क्या किया, जब ये कैटरपिलर स्टेज में थी ना बेटा, इसने कैटरपिलर स्टेज के टाइम पे एक पॉइजनस वीड को फीड कर लिया, ठीक है ना। अब इस पॉइजनस वीड के अंदर जो केमिकल प्रेजेंट था, स्पेशल केमिकल जो इसके अंदर प्रेजेंट था, उसकी वजह से जो मोनार्क बटरफ्लाई का जो टेस्ट हो गया वो बड़ा ही डिसटेस्टफुल हो गया और इसके प्रेडेटर के लिए, बर्ड के लिए, ठीक है ना। तो इसने इसको फीड करना बंद कर दिया। तो इस तरीके से प्रे भी अपने आप को इवोल्व करते हैं खुद को बचाने के लिए, अपने डिफेंस मैकेनिज्म बोलेंगे कि हम डेवलप करते हैं वो अपने अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। फॉर प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो हर्बीवोर्स आर प्रीडेटर्स, जो हर्बीवोर्स होते हैं मतलब कि जो प्लांट्स को फीड करते हैं वो प्रीडेटर्स हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट्स, मतलब जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनमें से 25% इंसेक्ट तो कैसे होते हैं, फाइटोफेगस होते हैं। फाइटोफेगस मतलब कि फाइटोफेगस जो प्लांट को फीड करते हैं, प्लांट के ऊपर डिपेंड है, या तो प्लांट को सैप को लेते हैं या फिर वो प्लांट की लीव्स, स्टेम, कुछ भी मतलब प्लांट के पार्ट को फीड कर रहे हैं, ठीक है ना। द प्रॉब्लम इज पर्टिकुलरली सीवियर फॉर प्लांट्स बिकॉज अनलाइक एनिमल्स दे कैन नॉट रन अवे फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स। भाई देखो एनिमल्स तो भाग जाते हैं इधर उधर, लेकिन प्लांट कहाँ जाएगा भाग के, वो तो वहीं पे खड़ा रहता है, ठीक है ना। तो प्लांट देयरफॉर हैव इवॉल्व्ड, तो प्लांट ने भी अपने अंदर काफी सारे एस्टोनाइजिंग वैरायटी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी, बड़ी अमेजिंग वैरायटी के मोर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म इवोल्व किए। जैसे कि अकेशिया और कैक्टस की बात करते हैं तो इनमें थॉर्न्स डेवलप हो गए, ठीक है ना। थॉर्न्स की वजह से प्रेडेटर जो है वो उसको पे अटैक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर उसके अलावा और बाकी दूसरे प्लांट्स हैं, उन्होंने अपने अंदर कुछ पॉइजनस केमिकल को स्टोर करना शुरू किया, वो पॉइजनस केमिकल बनाने शुरू कर दिए। जैसे कि बात करते हैं कैलोट्रोपिस की, ठीक है ना। ये जो यहाँ पर इमेज आपको दिख रही है बेटा, ये कैलोट्रोपिस की है। कैलोट्रोपिस एक वीड है जो कि जहाँ पे भी खाली जगह पड़ी होती है, अनयूज्ड फील्ड कोई भी है, अबेंडन फील्ड, वहाँ पर ये बड़ी जल्दी ग्रो कर जाता है, ठीक है ना। लेकिन कभी भी आपने बेटा इसको किसी भी गोट को, काऊ को खाते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि इसके अंदर हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से इसको कोई भी जो हर्बीवोर है वो फीड नहीं करता है, ठीक है ना। इसी तरीके से जो प्लांट्स हैं उन्होंने काफी सारे क्या बोलेंगे, काफी सारे केमिकल्स को फॉर्म किया अपनी सेल्स के अंदर, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे हम कमर्शियली भी प्रोड्यूस करते हैं, हम प्लांट से उन केमिकल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने कमर्शियल यूज के लिए, जैसे कि निकोटीन हो गया, कैफीन हो गया, क्विनीन हो गया, स्ट्राइकीन हो गया, ओपियम हो गया, ये सब, ठीक है ना। हालांकि ये सब जो प्लांट ने बनाए थे अपने अंदर, वो अपने डिफेंस सिस्टम के लिए बनाए थे, लेकिन हम इनका प्लांट से हम इनको एक्सट्रैक्ट करके अपने यूज में ले रहे हैं, ठीक है ना। कुछ मेडिसिन में यूज होता है, कुछ इस तरीके से हम इनका यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब ये हमारा प्रीडेशन कंप्लीट हो गया। प्रीडेशन के बाद में सेकंड आया हमारा कॉम्पिटिशन। सेकंड आया हमारा कंपटीशन। अब कंपटीशन में क्या है, देखो जब डार्विन स्पोक ऑफ द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, डार्विन किसके बारे में बात करते थे, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब कि सब क्या बोलेंगे, स्ट्रगल चल रहा है, एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल चल रहा है, जो भी बेस्ट है वो सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है ना। उसके अंदर कुछ उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए उसके अंदर अपने अंदर चेंज ले आएगा, उसके लिए फिट हो जाएगा, वही वहाँ पे सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है ना। तो सर्वाइवल इज द फिटेस्ट। इन नेचर ही वाज कन्विंस्ड दैट इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इज अ पोटेंट फोर्स, मतलब इन्होंने बताया था कि जो इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन होता है ये पोटेंट फोर्स है इवोल्यूशन को लेके आने का, ठीक है ना। क्योंकि जब दो स्पीशीज किसी भी फूड के लिए, किसी भी रिसोर्सेज के लिए, रिसोर्सेज फूड भी हो सकता है, स्पेस भी हो सकता है, उसके लिए फाइट कर रही है दोनों, ठीक है ना। तो ये चाहेगी कि मैं इससे बेस्ट हो जाऊं, मैं इससे बेस्ट हो जाऊं, तो दोनों में फाइट चल रही है। और इसी के चलते चलते उन्होंने अपने अंदर काफी सारे क्या इवोल्व कर लिए बेटा, काफी सारे उन्होंने अपने अंदर धीरे धीरे उनके अंदर इवोल्यूशन आता चला गया, ठीक है ना। मतलब एक दिन की बात नहीं होती है, बहुत लंबे टाइम लगता है इवोल्यूशन में।
जनरली बिलीव दैट कंपटीशन, अगर देखो ऐसा माना जाता है कि जो कंपटीशन है वो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के अंदर ही देखने को मिलता है, सेम जो कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज दैट आर लिमिटिंग। ऐसा माना जाता है कि जो कंपटीशन है वो हमें क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के अंदर ही देखने को मिलता है। वो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सेम रिसोर्सेज के लिए कम्पीट कर रही हैं और जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटिंग है। बट ऐसा जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट एंटायरली ट्रू। फर्स्टली टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज, सबसे पहले तो अनरिलेटेड स्पीशीज भी कम्पीट करती हैं सेम रिसोर्सेज के लिए। जैसे कि इसका एग्जांपल है, अगर शैलो साउथ अमेरिका लेक की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो उसकी अपनी जो रेजिडेंट फिशेज हैं और टाइम टू टाइम वहाँ पे विजिट करने आती हैं फ्लेमिंगोस, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में फ्लेमिंगोस और रेजिडेंट फिश जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के क्लोजली रिलेटेड नहीं है, लेकिन सेम रिसोर्सेज के लिए ये फाइट कर रही है, ठीक है ना। जो कि वहाँ पे उसके अंदर लेक के अंदर जो प्लैंक्टन है उनके लिए वो फाइट कर रही है, ठीक है ना। तो ये चीज हमने अब यहाँ पे क्लैरिफाई की कि जरूरी नहीं है कि जो क्लोज रिलेटेड स्पीशीज होती हैं वो ही सेम रिसोर्सेज के लिए फाइट करती है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है कि जो रिसोर्सेज हैं वो अगर लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन नहीं अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड भी हैं, अनलिमिटेड तो खैर होते नहीं है, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा रिसोर्सेज है, अबंडेंट रिसोर्सेज है, तो भी कंपटीशन होता है। रिसोर्सेज नीड नॉट बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन टू अगर इन इंटरफेरेंस कंपटीशन, मतलब यहाँ पे क्या होता है, जिसकी भी फीडिंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है तो वो दूसरे वाले स्पीशीज को धीरे धीरे करके वहाँ पे एक्सटिंक्ट कर देती है, ठीक है ना। इसी को हम फीडिंग इंटरफेरेंस कंपटीशन बोलते हैं। जैसे कि द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज माइट बी रिड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरफेरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज even if resources यानी कि फूड और स्पेस आर abundant, ठीक है। बात समझ में आई बेटा। इसीलिए therefore competition is best defined as a process in which the fitness of one species is significantly lower in the presence of another species। इसमें क्या बोल रहा है, जो फिटनेस एक स्पीशीज की जो फिटनेस है वो सिग्निफिकेंटली लोअर हो जाती है अगर दूसरी स्पीशीज की प्रेजेंस की वजह से, ठीक है ना। और जो ये फिटनेस की यहाँ पे बात हो रही है, फिटनेस किस टर्म में ली जा रही है, उसके इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज को लेके। इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज यानी कि स्मॉल आर क्या होता है, स्मॉल आर बेटा बी माइनस डी। यहाँ पे बी क्या है, बर्थ रेट, और डी क्या है, डेथ रेट। बर्थ रेट माइनस डेथ रेट को हम इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज बोलते हैं। तो जो इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज है किसी भी स्पीशीज का वो लोअर हो जाता है अगर वहां पे कोई दूसरी स्पीशीज प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन चलेगा फिर। ओके चलो अब आगे चलते हैं। इट इज रिलेटिवली इजी टू डेमोन्स्ट्रेट इन लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एज गोस ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, फिर और भी कुछ अदर एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट थे और गोस उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड। क्या क्या इन्होंने एक बार तो रिसोर्सेज को क्या रखा बेटा, लिमिटेड रखा। रिसोर्सेज को लिमिटेड रखा तो उन्होंने देखा जो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज विल इवेंचुअली एलिमिनेट द अदर स्पीशीज, ठीक है ना। रिसोर्सेज क्या रखे, लिमिटेड रखे, और उन्होंने देखा जो सुपीरियर स्पीशीज थी वो कंपटीशन के चलते जो दूसरी स्पीशीज होती है उसको वहां से एलिमिनेट कर देती है। बट एविडेंस for such competition exclusion occurring in nature is not always conclusive, but nature में ऐसा मतलब हमेशा हमें ऐसा ही देखने को मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट्स ट्रू मतलब इसके कुछ ना कुछ और भी एक्सेप्शंस होते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही होगा, हमें कुछ एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते हैं। द एबिंगटन टॉर्टोइज इन गैलापागोस आइलैंड, अगर हम एबिंगटन टॉर्टोइज हैं गैलापागोस आइलैंड के अंदर, ठीक है ना, बिकम एक्सटिंक्ट, ये एक्सटिंक्ट हो गए। कैसे हो गए, क्योंकि हमने वहां पर क्या कर दिया, गोट को इंट्रोड्यूस कर दिया, उस लैंड के अंदर गोट को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से गैलापागोस आइलैंड पे जो एबिंगटन टॉर्टोइज थे वो एक्सटिंक्ट हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि जो गोट थी उनकी जो ब्राउजिंग एफिशिएंसी थी वो बहुत ज्यादा थी एज कंपेयर टू टॉर्टोइज, ठीक है। अनदर एविडेंस फॉर द अकरेंस ऑफ कंपटीशन इन नेचर कम्स फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव रिलीज, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक नई टर्म आई है बेटा, कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या होता है, देखो इस डायग्राम से थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये एक एरिया है, ठीक है ना, ये कोई हैबिटेट है, जिस हैबिटेट के अंदर दो स्पीशीज हैं, स्पीशीज बी और स्पीशीज ए, ठीक है ना। यहाँ पे दो स्पीशीज दिख रही हैं तो इस पर्टिकुलर हैबिटेट में, ठीक है ना, दोनों ने अपने एरिया को मतलब इधर स्पीशीज ए हमें देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर और इधर स्पीशीज बी देखने को मिल रही है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैंने यहाँ से इस 20 स्पीशीज को यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है ना, यहाँ से 20 स्पीशीज को अगर मैं रिमूव कर देती हूँ, अगर हम यहाँ से 20 स्पीशीज को अगर यहाँ से मैं रिमूव कर देती हूँ तो देखते हैं कि हाँ फिर जैसे यहाँ से 20 स्पीशीज रिमूव हुई तो इस पूरे एरिया में ए स्पीशीज आ गई, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। देखो अ स्पीशीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है ना, स्मॉल जैसे यहाँ पे स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में रेस्ट्रिक्टेड हो गई है। स्पीशीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज, ठीक है, is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally
रिमूव, जैसे ही कॉम्पिटिटिव स्पीशीज को हमने यहाँ से रिमूव किया तो फिर से वो वापस से अपने पूरे के पूरे हैबिटेट को कवर कर लेती है, ठीक है ना। Connell's elegant field experiment shows that on our rocky sea coast of Scotland, the larger and competitively superior barnacles, यहाँ पे barnacles होते हैं larger and competitively superior barnacles, क्या balenus, barnacles की दो स्पीशीज है, एक है balenus और दूसरी है thamulus, ठीक है ना। balenus जो है वो larger है और competitively superior है, ठीक है ना। ये डोमिनेट करते हैं, ये पूरे जो इंटरटाइडल एरिया है वहां पर डोमिनेट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में वहां से ये जो थैमुलस है उनको बेटा एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है ना, इस जोन से इसको निकाल देते हैं। सपोज करो मतलब अगर किसी पर क्या बोल सकते हैं हम कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि अगर इंटरटाइडल एरिया में पहले क्या रह रहे थे, अगर थैमुलस रह रहे थे, ठीक है ना, वहाँ पे अगर हमने ये सुपीरियर कॉम्पिटिटिव स्पीशीज इंट्रोड्यूस कर दी, बैलेनस को हमने वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, तो क्या करते हैं वो धीरे धीरे करके इन थैमुलस को एक्सक्लूड कर देती है उस पर्टिकुलर जोन से, ठीक है ना। इन जनरल हर्बीवोर्स एंड प्लांट्स अपीयर टू बी मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कॉम्पिटिशन देन कार्निवोर्स। अगर हम देखा जाए तो कार्निवोर्स के कंपैरिजन में जो हर्बीवोर्स होते हैं वो ज्यादा अफेक्टेड रहते हैं हमारे ट्रीज में, कॉम्पिटिशन में इनके बीच में ज्यादा कॉम्पिटिशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट पैरा में क्या बोलते हैं बेटा, गोस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, गो स्पीशीज two closely related species competing for same resources cannot coexist। मतलब ये जो दो closely related species हैं और वो same resources के लिए compete कर रही हैं, वो एक साथ exist नहीं कर सकती, ऐसा हमने बताया Gauss competitive exclusion principle। ये याद रखना important है, जो Gauss competitive exclusion principle है वो बोलता है कि जो दो closely related species हैं और वो same resources के लिए compete कर रही हैं तो वो कोएग्जिस्ट नहीं करती, एक साथ नहीं रहती indefinitely and the competitively inferior one will be eliminated eventually। क्या होगा, धीरे धीरे जो inferior जो superior होती है वो वहाँ पे अपना पूरा एरिया को अपने अंडर में ले लेती है और जो inferior होती है धीरे धीरे वो वहाँ से eliminate हो जाती है, ठीक है। This may be true if resources are limiting। अगर resources limited हैं तो ये बिल्कुल true है, but not otherwise। More recent studies do not support such gross generalization about competition। हालांकि कुछ recent studies हैं जो इसको उतना ज्यादा मानती नहीं है जनरलाइज अबाउट कंपटीशन। While they do not rule out the occurrence of interspecific competition in nature, they point out that species facing competition might evolve mechanism that promote coexistence rather than exclusion। मतलब वो ऐसा भी मानते हैं कि नेचर के अंदर क्या हो रहा है, जो सेम स्पीशीज हैं, सेम क्या बोलेंगे हम, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं और सेम क्या बोलेंगे हम, मतलब दे पॉइंट आउट दैट स्पीशीज फेसिंग, मतलब कुछ स्पीशीज जो कंपटीशन फेस कर रही हैं उन्होंने अपने अंदर कुछ ऐसे मैकेनिज्म को भी इवॉल्व किया है जिससे वो को एग्जिस्टेंस को प्रमोट करते हैं, यानी कि वहां से एक्सक्लूजन ना हो किसी स्पीशीज का और वो साथ साथ में को एग्जिस्ट कर जाए। वन सच मैकेनिज्म इज कॉल्ड रिसोर्स पार्टीशनिंग। मतलब वो अपने रिसोर्सेज को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम कैसे बोलते हैं, अगर मैं बात करूं एक ट्री की, अगर मैं बात करती हूँ, सपोज करो यहाँ पे एक ट्री है, ठीक है ना, ये एक ट्री है, तो एक तो है जो इसकी लीव्स को फीड कर रहा है, ठीक है ना। कोई एक प्रेडेटर ऐसा होगा जो इसके सीड्स को फीड कर रहा है, ठीक है। कुछ प्रेडेटर्स ऐसे होंगे, जैसे अगर मैं जिराफ की बात करूं तो वो ऊपर वाली जो लीव्स होंगी उनको फीड करेगा, और जो छोटे एनिमल्स होंगे वो गोट हो गई, ठीक है, वो नीचे की तरफ की जो लीव्स होंगी वो फीड करेंगे। तो हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रही है बेटा, रिसोर्स पार्टीशनिंग हो रही है, ठीक है ना। इफ टू स्पीशीज compete for the same resources they could avoid competition by choosing for instance different time of feeding। मतलब ये तो अपने टाइम फीडिंग, जो उनका फीडिंग का टाइम है उसको, यानी कि कोई दिन में फीड कर रहा है, कोई रात में फीड कर रहा है, या फिर डिफरेंट फोरेजिंग पैटर्न, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे समझाया, ठीक है ना। मैकार्थर सो दैट 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वेबलर्स, उन्होंने वेबलर्स की 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को देखा था, लिविंग ऑन द सेम ट्री वर एबल टू अवॉइड कंपटीशन, और उनके बीच में कंपटीशन भी नहीं था और को एग्जिस्ट कर रही थी ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंस इन देयर फोरेजिंग एक्टिविटी। उन्होंने क्या किया था ना बेटा, जो ये 5 जो मैकार्थर ने जो एक्सपेरिमेंट मतलब उन्होंने देखा था, जो 5 ये वेबलर्स थी, ये क्या करती हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने ट्री को ड्रॉ किया है, तो कुछ वेबलर्स ऐसी हैं जो सिर्फ ऊपर वाले पार्ट से लीव्स या फ्रूट्स जो भी हैं वो ले रही हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसी हैं जो नीचे वाले, कुछ ऐसी थी जो साइड वाले पार्ट को पे अपना उनका एरिया डिसाइड कर रखा था, मतलब उन्होंने अपने रिसोर्स की पार्टीशन कर लिया था, उन्होंने अपने रिसोर्स का पार्टीशन कर लिया था, ठीक है ना। कुछ बीच में फीड कर रहे हैं। तो इस तरीके से पांचों जो क्लोजली रिलेटेड वेबलर स्पीशीज यानी कि स्मॉल बर्ड्स होती हैं ये, ठीक है, उनके बीच में देखा कि वो वहां से एक्सक्लूजन की बजाय, कोई स्पीशीज वहां से एक्सक्लूड हो जाए उसकी बजाय वो सारी की सारी पांचों की पांचों एक ही ट्री पे डिफरेंट पोर्शन को फीड कर रही थी और साथ में को एग्जिस्ट कर रही थी और उनके बीच में कंपटीशन भी नहीं था, ठीक है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। उसके बाद में बात करते हैं पैरासिटिज्म की। पैरासिटिज्म में क्या है, कंसीडरिंग दैट पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ। पैरासिटिज्म मतलब कि यानी कि एक प्रेडेटर, पैरासिटिज्म मतलब एक पैरासाइट है और दूसरा होस्ट है। पैरासाइट को फायदा हो रहा है
और होस्ट को नुकसान हो रहा है, ठीक है। पैरासिटिज्म, कंसिडरिंग दैट द पैरासाइट्स मोड ऑफ लाइफ एंश्योर फ्री लॉजिंग एंड मील्स। फ्री लॉजिंग एंड मील्स मतलब कि कुछ पे नहीं करना पड़ रहा है, विदाउट पेइंग एनी मनी, मतलब उन्हें कुछ नहीं करना पड़ रहा है और उन्हें खाने पीने को मिल रहा है, पैरासाइट के तो मजे हैं। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट पैरासिटिज्म हैज इवॉल्वड इन सो मेनी टैक्सोनॉमिक ग्रुप, यानी कि प्लांट से लेकर हायर वर्टिब्रेट्स तक हमें पैरासाइट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। मैनी पैरासाइट्स हैव इवॉल्वड टू बी होस्ट स्पेसिफिक, मतलब कि उन्होंने तो फिक्स कर लिया कि अच्छा हाँ ये होस्ट मेरा है, इसको यहाँ पर सिर्फ मेरा मैं ही राज करूंगा, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से। होस्ट स्पेसिफिक हो गए, कैन पैरासाइट्स ओनली अ सिंगल स्पीशीज ऑफ होस्ट इन सच अ वे दैट बोथ होस्ट एंड द पैरासाइट टेंड्स टू को-इवॉल्व। और ऐसे केस में दोनों होस्ट और पैरासाइट एक साथ में को-इवॉल्व होते हैं। दैट इज इफ द होस्ट इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म टू रिजेक्टिंग और रेजिस्टिंग द पैरासाइट, मतलब कि अगर जो होस्ट है वो कोशिश भी करे कि अच्छा मुझे इससे बचना है, मैं उससे किसी तरह मुझे इससे बचाओ, ठीक है ना, और वो कुछ इस ऐसे मैकेनिज्म भी अपने अंदर इवॉल्व करता है उससे बचने के लिए, तो वहीं पे पैरासाइट भी अपने अंदर वैसे मैकेनिज्म इवॉल्व कर लेता है जिससे कि वो उन होस्ट के मैकेनिज्म को न्यूट्रलाइज कर सके, उनको काउंटरैक्ट कर सके, ठीक है। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल विद द सेम होस्ट स्पीशीज इन अकॉर्डेंस विद देयर लाइफस्टाइल्स, पैरासाइट्स इवॉल्व स्पेशल एडेप्टेशन सच एज, पैरासाइट्स के अंदर कुछ स्पेशल एडेप्टेशन आ जाती है, जैसे कि लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, कुछ ज्यादा तो करना नहीं होता पैरासाइट्स के, तो मजे होते हैं बेटा, ठीक है ना, तो उनको जो भी अननेसेसरी सेंस ऑर्गन है उन्होंने उनका लॉस कर दिया उन्होंने। प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन, ज्यादा आगे एडेसिव ऑर्गन क्योंकि चिपक जाते हैं, ठीक है ना, किसी के ऊपर, क्योंकि पैरासाइट तो दो टाइप के होते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट, ठीक है ना। जो एक्टोपैरासाइट है तो उनके अंदर एडेसिव ऑर्गन ज्यादा आए, ठीक है। सक्कर्स टू क्लिंग ऑन द होस्ट, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, ठीक है ना। द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट्स आर ऑफन कॉम्प्लेक्स involving one or two intermediate hosts or factors to facilitate parasitization of its primary host। मतलब कि जो अगर मैं लाइफ साइकिल की बात करती हूँ, पैरासाइट्स की लाइफ साइकिल की बात करती हूँ, तो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। इसमें इनके कम से कम मतलब ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक या दो इंटरमीडिएट होस्ट या फैक्टर्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। अगर ह्यूमन लिवर फ्लूक की बात करते हैं जो कि एक ट्रीमेटोड पैरासाइट है, ये दो इंटरमीडिएट होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। पहला स्नेल और फिशेस होते हैं और उसके बाद ही टू इंटरमीडिएट होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है स्नेल और फिशेस, तभी जाके इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। अगर मलेरियल पैरासाइट की हम बात करते हैं तो इसको भी वेक्टर के लिए मॉस्किटो की नीड होती है टू स्प्रेड टू अदर होस्ट, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द पैरासाइट्स हार्म द होस्ट, हमें पता है कि जो मेजोरिटी ऑफ पैरासाइट्स होते हैं वो होस्ट को हार्म करते हैं। दे मे रिड्यूस द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट एंड रिड्यूस इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी। समझ में आ गया होगा ना बेटा। दे माइट रेंडर द होस्ट मोर वल्नरेबल टू प्रेडेशन बाय मेकिंग इट फिजिकली वीक, मतलब जो होस्ट होता है उसको पूरा फिजिकली वीक कर देते हैं, ठीक है ना। दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एक्टोपैरासाइट्स। जो पैरासाइट्स एक्सटर्नल सरफेस पर फीड करते हैं वो हम एक्टोपैरासाइट्स बोलते हैं। और जो एक्टोपैरासाइट्स के जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर मैं लाइस की बात करती हूँ, लाइस ऑन ह्यूमंस और टिक्स ऑन डॉग, मैनी मैरीन फिशेस आर इन्फेस्टेड विद एक्टोपैरासाइट्स। कोपोड्स क्या होते हैं, हमारे एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं जिनको हम क्रस्टेशियंस बोलते हैं, ठीक है ना। ये भी मैरीन फिशेस हैं, उनके अंदर ये एक्टोपैरासाइट्स मिलते हैं। कसकटा की अगर हम बात करें, जो अमरबेल होती है, ये एक प्लांट पैरासाइट है, ठीक है। दैट इज कॉमनली फाउंड ग्रोइंग ऑन हेज प्लांट, जो हेज प्लांट होते हैं उनपे हमें देखने को मिलता है। इसके पास में क्लोरोफिल नहीं होता, लीव्स नहीं होती, ठीक है ना। ये मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन इसने ये सारी चीजें अपने अंदर से खत्म कर दी, इसको जरूरत नहीं पड़ती क्यों इतनी मेहनत करनी जब मेरे को पका पकाया खाना मिल रहा है। इट डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट which it parasites। द फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर्ड अ पैरासाइट। अगर हम फीमेल मॉस्किटो की बात करते हैं तो हम उसको पैरासाइट एज अ पैरासाइट कंसिडर नहीं करते, ऑल्दो इट नीड आवर ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन। मतलब कि देखो बेटा, जो फीमेल मॉस्किटो है उसको हम पैरासाइट नहीं मानते हैं, क्योंकि एक तो वो ऐसा नहीं कि वो परमानेंटली हमारी बॉडी के ऊपर रहती है ना, वो तो बीच बीच में कभी कभी आ रही है। उसके बाद में जो ये ब्लड का यूज करती है, उसको ब्लड की केवल एग प्रोडक्शन के लिए जरूरत होती है, ठीक है ना। बाकी जो उसका फूड है वो मेनली नेक्टर्स और ये प्लांट के ऊपर ही डिपेंड है, ठीक है ना, प्लांट सेल। द फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर्ड अ पैरासाइट, ऑल्दो इट नीड आवर ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन मतलब कि एग प्रोडक्शन के लिए उसको ब्लड की जरूरत होती है हमारी, ठीक है। इन कंट्रास्ट एंडोपैरासाइट्स आर दोज दैट लिव इनसाइड द होस्ट। बिल्कुल एंडोपैरासाइट्स हम उनको बोलते हैं जो होस्ट के अंदर रहते हैं, जो होस्ट के ऊपर रहते हैं उनको एक्टोपैरासाइट, जो होस्ट के अंदर रहते हैं उनको एंडोपैरासाइट, ठीक है ना। ये भी डिफरेंट साइट्स पे रहते हैं, जैसे लीवर में हो सकते हैं, किडनी में, लंग्स में, रेड ब्लड सेल्स में एक्सेट्रा। द लाइफ साइकिल ऑफ एंडोपैरासाइट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन। बिल्कुल होगा, ठीक है ना। देयर मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स आर ग्रेटली सिंप्लीफाइड, बड़े सिंपली होते हैं अगर मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल की बात करें फीचर्स की, बट इनका सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ पे होता है बेटा, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल पर, ठीक है ना, व्हाइल एम्फसाइजिंग देयर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। उसके बाद में बात करते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म, काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है बेटा, मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको सुनने को आएगी, ठीक है ना। ब्रूड पैरासिटिज्म इन बर्ड्स इज अ फैसिनेटिंग एग्जांपल ऑफ पैरासिटिज्म इन व्हिच पैरासाइट बर्ड्स, जो पैरासाइट बर्ड होती है वो अपने एग को लेकर देती है होस्ट के नेस्ट,
ठीक है ना, और जो होस्ट होता है वो उसके एग को इंक्यूबेट करता है, ठीक है ना। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द एग ऑफ द पैरासिटिक बर्ड हैव इवॉल्व्ड टू रिजेंबल द होस्ट एग इन साइज एंड कलर टू रिड्यूस द चांस ऑफ द होस्ट bird detecting the foreign egg and ejecting from the नेस्ट। मतलब कि ओवर द टाइम क्या होगा, जो पैरासिटिक बर्ड थी उसके जो एग हैं और उनका एग का साइज और कलर बिल्कुल जो होस्ट के एग होते हैं उसके और कलर उसके जैसा हो गया ओवर द टाइम ऑफ पीरियड इवोल्यूशन के टाइम पे, ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि जो होस्ट है वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये एग मेरे हैं या फिर उस पैरासाइट बर्ड के हैं, ठीक है ना। जैसे कि इसका एग्जांपल है बेटा कुकू कोयल, ठीक है ना। कोयल और क्रो का देखिए, जो कोयल होती है वो क्रो के नेस्ट में जाके अपने एग ले करती है, ठीक है ना। जैसे वहाँ पे क्रो इधर उधर गया तो वो जाके अपने एग ले कर देती है क्रो के नेस्ट में, ठीक है ना। इसी को हम ब्रूड पैरासिटिज्म बोलते हैं और ये हमारे आसपास आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में अब हमारा आ गया नेक्स्ट वे ऑफ इंटरेक्शन, दैट इज कमेंसलिज्म, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कमेंसलिज्म मतलब कंफर्ट, मतलब कि एक को फायदा और दूसरे को ना तो फायदा और ना ही कोई नुकसान, ठीक है। दिस इज द इंटरेक्शन इन विच वन स्पीशीज बेनिफिट्स एंड द अदर इज नाइदर हार्म्ड नॉर बेनिफिट। एन ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपिफाइट ऑन अ मैंगो ट्री, जैसे कि अगर हम जैसे जो ऑर्किड्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, इसका तो मैंने फोटो डाला था बट कहाँ गया पता नहीं, गायब हो गया। चलो कोई नहीं, देखो जैसे अगर ऑर्किड्स है, ठीक है ना। ऑर्किड जो है वो एज अ एपिफाइट ग्रो करता है मैंगो ब्रांच के ऊपर, ठीक है ना। और ये अभी बेटा 2025 में यही क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना। मैंगो ब्रांच के ऊपर एपिफाइट की तरह, मतलब कि एपिफाइट ऐसे प्लांट होते हैं जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं बस सपोर्ट के लिए, लेकिन वो उस प्लांट से कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, इसलिए उस जो मेन प्लांट होता है जैसे मैंगो प्लांट है यहाँ पे, उसको उससे कोई मैंगो ट्री है उसको यहाँ पे कोई भी उससे हार्म नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे हम बार्निकल्स की बात करते हैं, बार्निकल्स जो है वो वेल्स की बैक पे ग्रो करते हैं, ठीक है ना। वेल्स की बैक पे ग्रो करते हैं, लेकिन बार्निकल्स को तो फायदा हो रहा है लेकिन वेल को इससे ना तो कोई फायदा हो रहा है और ना ही कोई नुकसान हो रहा है। While neither the mango tree or nor the whale derives any apparent benefit, ठीक है ना। उसके बाद में कैटल एग्रेट ये व्हाइट कलर की आपको बर्ड्स दिखाई दे रही है, इनको बोलते हैं, ठीक है ना। और ग्रेजिंग कैटल की अगर हम देखो यहाँ पे ये ग्रेजिंग कैटल और ये कैटल एग्रेट हैं, जैसे जो ये आपने देखा होगा जो ग्रेजिंग कैटल होती है उनके आसपास हमें ये बर्ड्स दिखाई देती हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे ये ब्राउजिंग कर रही होती हैं कैटल्स ग्रास को, तो बेटा यहाँ पे इनके चलने से ब्राउजिंग करने से वहाँ पे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। वेजिटेशन से बाहर आ जाते हैं और जैसे वो वेजिटेशन से बाहर आते हैं तो इन्हें इन बर्ड्स को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और ये तुरंत उनको अपना फीड कर देती है, ठीक है। तो इस तरीके से तो इनको जो कैटल है इनको तो इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये तो नॉर्मली अपना काम कर रही है, ठीक है। लेकिन जो एग्रेट है इनको इससे फायदा हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि इनको फायदा हो रहा है और इनको ना तो फायदा हो रहा है ना कोई नुकसान हो रहा है, ठीक है। समझ आया। द कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल इन क्लोज एसोसिएशन, अ साइट यू आर मोस्ट लाइकली टू कैच इफ यू लिव इन farm rural areas, is a classic example of commensalism. The egret always forays close to where the cattle are grazing because the cattle as they move stir up and flush out insects from the vegetation that otherwise might be difficult for the egret to find and catch. समझ में आ गया ना, जो मैंने भी समझाया आप लोगों को। Another example of commensalism is the interaction between sea anemone and clone fish. देखो बेटा ये sea anemone है, ठीक है ना, ये tentacles हैं इसके, स्टिंगिंग टेंटिकल्स हैं जो कि काफी पॉइजनस होते हैं, ठीक है। और ये है क्लोन फिश, कैसे छिपी हुई है इनके बीच में क्लोन फिश, ठीक है ना। तो जो क्लोन फिश है इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इनके टेंटिकल्स का, लेकिन इसकी हेल्प से जो दूसरे प्रेडेटर्स यहाँ पे नहीं आ सकते, जो क्लोन फिश को यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, जो क्लोन फिश को जो जिनके लिए क्लोन फिश प्रे का काम करेगी, ठीक है ना, तो वो इसके आसपास नहीं आ पाते टेंटिकल्स की वजह से, स्टिंगिंग टेंटिकल्स जो हैं इसके सी एनिमोन के, ठीक है ना। तो सी एनिमोन को तो इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन जो क्लोन फिश है उसको इससे फायदा हो रहा है और सी एनिमोन को यहाँ पे कोई ना फायदा ना कोई नुकसान। देखो another example of commensalism is the interaction between sea anemone that has stinging tentacles and the clownfish that live among them. The fish get protection from predators which stay away from the stinging tentacles. The anemone does not appear to derive any benefit by hosting the clownfish. ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा म्यूचुअलिज्म, ठीक है। म्यूचुअलिज्म मतलब कि जब दोनों पार्टियों को फायदा होता है, दोनों पे प्लस साइन, म्यूचुअलिज्म, ठीक है ना। दिस इंटरेक्शन कन्फर्म्स बेनिफिट ऑन बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज। जैसे कि अगर मैं लाइकेन की बात करूं, लाइकेन क्या होते हैं हमारे, लाइकेन्स होते हैं इनमें फंगस होती है और फोटोसिंथेटिक एल्गी होते हैं या फिर साइनोबैक्टीरिया जिनको बोलते हैं। ये दोनों क्लोज एसोसिएशन में एक दूसरे के साथ में रहते हैं जिनको हम लाइकेन्स बोलते हैं, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे के साथ में जो इनका रिलेशन है वो म्यूचुअल रिलेशन है, ठीक है। म्यूचुअल सिम्बायोसिस मतलब कि म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन में रहते हैं। सिमिलरली अगर माइकोराइजा की बात करते हैं तो माइकोराइजा में फंगस
फंगस है और हायर रूट्स ऑफ हायर प्लांट है, ये भी एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में रहते हैं। फंगी हेल्प द प्लांट इन द फंजाई हेल्प द प्लांट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। जो वो है फंजाई है वो प्लांट को एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रही है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रही है फ्रॉम द सोइल, व्हाइल द प्लांट इन टर्न्स प्रोवाइड द फंजाई विद एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट। और वही जो प्लांट है वो फंजाई को क्या दे रहा है, एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कर रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में द मोस्ट स्पेक्टेकुलर मतलब कि अमेजिंग द मोस्ट अमेजिंग एंड इवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म आर फाउंड इन प्लांट एनिमल रिलेशनशिप। प्लांट नीड्स द हेल्प ऑफ एनिमल्स फॉर पॉलिनेटिंग देयर फ्लावर्स एंड डिस्पर्सिंग देयर सीड्स। जो एनिमल्स होते हैं वो एक तो फ्लावर्स को पॉलिनेटिंग करने में, फ्लावर्स को पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, कैसे किस तरीके से डिस्पर्सिंग देयर सीड्स। उसके अलावा जो सीड्स होते हैं प्लांट के, उनको भी डिस्पर्स करने में, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में, क्योंकि वो फ्रूट्स वगैरह खाएंगे तो उसके बाद में वो सीड्स इधर उधर चले जाएंगे। ठीक है ना, उनके फीकल मैटर के थ्रू कहीं और जाके तो वो डिस्पर्स हो जाते हैं इस टाइप से। ठीक है ना, एनिमल ऑब्वियसली हैव टू बी पेड fees for the services that plant expect from them. Plants offer reward to or fees in form of pollen and nectar for pollinators. मतलब कि जो जैसे अब प्लांट में जो ये एनिमल्स हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं, सीड डिस्पर्शन में हेल्प कर रहे हैं, तो इनको ये म्यूचुअल रिलेशनशिप में कैसे हैं, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में कैसे हैं। अगर हम पॉलिनेटर्स की बात करते हैं तो जो पॉलिनेटर्स हैं वो पोलन ग्रेन को और नेक्टर को लेते हैं प्लांट से। वहीं जो सीड डिस्पर्सर्स हैं, जो सीड्स को डिस्पर्स करते हैं, वो क्या खाते हैं, जो प्लांट के जूसी और न्यूट्रिशियस फ्रूट होते हैं उनको लेते हैं। ठीक है ना, बट द म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम शुड नॉट बी सेफगार्डेड अगेंस्ट चीटर्स, फॉर एग्जांपल एनिमल्स दैट ट्राई टू स्टील नेक्टर विदाउट एडिंग इन पॉलिनेशन। ठीक है ना, म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम शुड but the mutually beneficial system should be safeguarded against cheaters. For example, animals that try to steal nectar without adding in pollination. You can see why plant animal interaction often evolve co-evolution of the mutualistic. That is, evolution of the flower and its pollinator species are tightly linked with one another in species of fig trees. Okay. Now we can see why plant animal interaction involve co-evolution. इसके अलावा बेटा हमने देखा co-evolution क्या होता है, मतलब कि जब दोनों स्पीशीज एक दूसरे के इंटरेक्शन के साथ में, अच्छा मेरे को यहाँ पे इस चीज की जरूरत है और उसको यहाँ पे इस चीज की जरूरत है, तो दोनों एक दूसरे के साथ में मिलके को-इवोल्व होती हैं। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं को-इवोल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ फ्लावर्स हैं और पॉलिनेटर्स हैं वो एक दूसरे के जो टाइटली लिंक्ड स्पीशीज हैं साथ में मिलके इवोल्व हुए हैं। ठीक है ना, इन मैनी स्पीशीज ऑफ फिग ट्री, अगर हम फिग ट्री की स्पीशीज को देखें, देयर इज अ टाइट वन-on-one रिलेशनशिप विद द पोलिनेटर स्पीशीज ऑफ वास्प। यहाँ पे देखो जो फिग ट्री होता है, मतलब इनमें वन-on-one रिलेशनशिप है। इनका जो पॉलिनेटर है, फिग ट्री का जो पॉलिनेटर है वो वास्प होता है। ठीक है ना, एक स्पीशीज है, फिक्स है, मतलब कि इसको जो फिग वास्प भी पॉलिनेशन करेगा, फिग ट्री के फ्लावर को फिग वास्प भी पॉलिनेशन करेगा। इससे भी क्वेश्चन आया 2025 में। इट मींस दैट अ गिवन फिग स्पीशीज कैन बी पॉलिनेटेड ओनली बाय इट्स पार्टनर वास्प स्पीशीज एंड नो अदर स्पीशीज कैन बी पॉलिनेटेड टू इट। ठीक है, द फीमेल वास्प यूजेस द फ्रूट्स नॉट ओनली एज, उसके बाद में जो फीमेल वास्प है वो केवल उसके फ्रूट्स को ऐसे यूज नहीं करती है कि वहां पे सिर्फ वो एग ले कर रही है, सिर्फ इसी चीज के लिए यूज कर रही है। इसके अलावा जो उसके डेवलपिंग सीड्स होते हैं वो भी विद इन द फ्रूट फॉर नरिशमेंट, उसके लार्वा को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, नरिशिंग प्रोवाइड करवाते हैं। जो डेवलपिंग सीड्स हैं वो भी फिग वास्प के लार्वा को नरिशिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, केवल ऐसा नहीं है कि जो फिग है वो केवल एग ही ले कर रही है, ओविपोजिशन यानी कि एग लेइंग ही कर रही है फ्रूट के अंदर, नहीं, जो लार्वा है उसको जो डेवलपिंग सीड्स हैं वो उससे नरिशिंग भी प्रोवाइड हो रही है उनको। ठीक है ना, द वास्प पॉलिनेट्स द फिग इन्फ्लोरेसेंस व्हाइल सर्चिंग फॉर सुटेबल एग लेइंग साइट। जो वास्प होती है वो जब वो एग लेइंग साइट सर्च कर रही होती है, एक दूसरे इन्फ्लोरेसेंस पे सर्च के टाइम पे वो पॉलिनेशन में हेल्प कर देती है। इन रिटर्न फॉर द फेवर ऑफ पॉलिनेशन द फिग ऑफर द वास्प सम ऑफ इट्स डेवलपिंग सीड्स एज फूड फॉर द डेवलपिंग वास्प लार्वा। ऑर्किड, उसके अलावा बेटा देखो इस पैर में क्या बोल रहा है, ऑर्किड शो अ बिविल्डरिंग डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न, मतलब जो इसकी पेटल्स होती है ना उनमें हमें अलग-अलग डिफरेंट के पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि, और ये भी इवॉल्व हुई हैं चीजें इसमें। ठीक है ना, मैनी ऑफ व्हिच हैव इवॉल्व टू अट्रैक्ट द राइट पॉलिनेटर इंसेक्ट्स, जैसे कि बीज हो गई और बम्बल बीज हो गई। ठीक है, एंड एंश्योर गारंटीड पॉलिनेशन बाय इट। नॉट ऑल ऑर्किड्स ऑफर रिवार्ड्स, जो सभी ऑर्किड्स हैं वो कोई ऐसा मतलब प्लांट पॉलिनेटर्स को कोई रिवार्ड नहीं दे रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में से मेडिटेरेनियन ऑर्किड ऑफ फ्राइस है, ये क्या कर रहा है, एम्प्लॉय सेक्सुअल डेसिक्ट, मतलब कि टू गेट पॉलिनेशन डन बाय अ स्पीशीज ऑफ बी। अब इसने क्या किया, मतलब वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर, ऑर्किड क्या
ऑर्किड के फ्लावर का एक पेटल बिल्कुल इस तरीके से रिजेम्बलेंस बना लेता है जैसे कि वहाँ पे फीमेल बी बैठी, ठीक है ना, इस टाइप की स्ट्रक्चर बना लेता है, अपने पेटल को वैसे चेंज कर लेता है, ठीक है ना, उसका साइज भी, उसका कलर भी, मार्किंग भी कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। और जो मेल बी होती है वो सोचती है कि यहाँ पे फीमेल बी बैठी हुई है, तो वो अट्रैक्ट हो जाती है उसकी तरफ को, ठीक है ना। द मेल बी इज अट्रैक्टेड टू व्हाट इट परसीव्स एज अ फीमेल, ठीक है ना। और वो सूडो कॉपुलेट भी करती है, ठीक है ना, मतलब वो वहाँ पे सूडो कॉपुलेट भी करती है विद द फ्लावर एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज डस्टेड विद पोलन फ्रॉम द फ्लावर। अब इस प्रोसेस के टाइम पे जो फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो उसके ऊपर गिर जाते हैं, ठीक है ना। व्हेन द सेम बी सूडो कॉपुलेट्स, मतलब कि जो जिसने सूडो कॉपुलेट किया, अभी झूठ मूठ का जो कॉपुलेशन यहाँ पे हमें देखने को मिला, ठीक है, तो वो अब दूसरे फ्लावर के पास जाएगी, वहां पर भी जो ऑर्किड है उसने अपने उसको वैसे ही ट्रांसफॉर्म कर रखा है पेटल को फीमेल बी की तरह, ठीक है ना। अब वहां पे सूडो कॉपुलेट करेगी, ठीक है ना, और वहां पे जो पोलन ग्रेन थे वो वहां पे गिर जाएंगे दूसरे फ्लावर के ऊपर, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे पोलिनेशन देखने को मिलता है। हियर यू कैन सी हाउ को इवोल्यूशन ऑपरेट्स। समझ में आया कि किस तरीके से को इवोल्यूशन हो रहा है। If the female bee's color pattern change even slightly for any reason during evolution, pollination success will be reduced unless the orchid flower co-evolve to maintain the resemblance of its petal to the female bees। मतलब कि अगर ओवर द टाइम अगर किसी तरीके से जो फीमेल बी है उसके कलर में, उसके पैटर्न में कोई चेंज आ गया स्लाइटली ड्यूरिंग द इवोल्यूशन, तो कहीं ना कहीं पॉलिनेशन का जो रेट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर जो ऑर्किड फ्लावर है उसको भी अगर वो खुद को को इवोल्व नहीं करता है तो उसको भी, लेकिन क्या होगा ना कि जो ऑर्किड फ्लावर है वो भी धीरे धीरे अपने आप को को इवोल्व कर लेगा उसके साथ में, ठीक है ना। इसी को हम को इवोल्यूशन बोलते हैं और ये चीजें मेंटेन रहेंगी, ठीक है। तो बेटा ये था हमारा पॉपुलेशन इंटरेक्शन और मुझे उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और ये जो एनसीईआरटी के जो नोट्स है इसमें कुछ ओके देखो ये फोटो, अच्छा वहाँ पे जो मिल नहीं रही थी बेटा, ये फोटो इधर नीचे आ गई है, ये है इसके ऊपर ऑर्किड, ठीक है ना, एपीफाइट, और ये है मैंगो ट्री और ये आपको जो ऑर्किड दिख रहा है, ठीक है ना, ये इसके ऊपर ग्रो कर रहा है मैंगो ट्री के ऊपर, ठीक है ना, लेकिन इससे कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहा है ऑर्किड मैंगो ट्री से, ठीक है। देखो बेटा इस टाइप की वीडियो बेटा अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं इस टाइप की वीडियोस थोड़ी और ज्यादा फ्रीक्वेंटली बनाऊं फिर, ठीक है। अगर आपको इससे कुछ फायदा हो रहा है, आपको समझ में आ रही है चीजें, ठीक है ना, या फिर आप मेरे साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो प्लीज आप मेरे को थोड़ा बहुत कुछ तो कमेंट किया करें, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।